मेनली हम सभी लोग जानते हैं कि मैथ के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बनाई गई है। मैथ के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इनमें से एक ब्रांच का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस, इस कैलकुलस को बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? लेबनिज साहब का है। तो लेबनिज साहब का इसमें बड़ा योगदान है। कैलकुलस में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और लेबनिज साहब के साथ साथ न्यूटन साहब ने भी कैलकुलस में बड़ा काम किया है। और ये जो कैलकुलस है मेनली किस लिए बनाया गया? तो इसका काम था एक्चुअल में वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटीज के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और उनमें होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करना। तो एक्चुअल में कैलकुलस का काम क्या है? मैथ के अंदर उन क्वांटिटीज को हैंडल करना जो दिखाई ही नहीं देती हैं, अपने आप में क्या है? बहुत ही छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। उन क्वांटिटीज के एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे काम करना। मेनली आप जब भी करते हो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जैसे कि आप बोलते हो कि यहाँ पे मैं 3 + 3 कर रहा हूँ, 3 + 3 तो कितना आता है? 6। सिंपल है ना? इतना आसान है और ये मैथ है आपके अनुसार। लेकिन ये तो आपको दिख रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 क्या होगा, तो आप 3 दिखा दोगे। आप कहीं ना कहीं से क्या कर दोगे? 3 को दिखा दोगे। मतलब आप कहोगे कि देखिए ये एक मार्कर, ये दूसरा मार्कर और ये क्या है? तीसरा मार्कर। आप दिखा दोगे कि 3 का मतलब यही है कि ये रेफरेंस कर रहा है कि 3 चीजें हैं, यानी ये नंबर्स बता रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है चलो अच्छी बात है, अब हमको ये बता दो 0.0000000000003, ठीक है, अब इसको दिखाओ और इसके साथ फिर क्या करो 0.00000000003, इसको अब ऐड कर दो। अब वो तो अभी जाएगा, लेकिन इसको आप दिखा सकते थे 3 और 3 को मैं जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, मतलब 3 मार्कर है, 3 मार्कर वो है, सबको जोड़ूंगा टोटल 6 मार्कर हो गए। लेकिन अभी इसको दिखाना होता, 3 को दिखाना था तो आपने 3 मार्कर ऐसे दिखा दिए, इस 3 को दिखाना था आपने दिखा दिए, जोड़ दिया 6 मार्कर हो गए, हो गए। तो आप सब दिखा दोगे, इनको दिखा दोगे, लेकिन इनको दिखाना होता, मैं बोलूँ इसको दिखा के मतलब इसको दिखाओ तो 0 पॉइंट इतना 3 है, 000 इतना 3 है। अब दिखा पाओगे क्या? इसको तोड़ के दिखा दोगे? नहीं। तो उस जगह पे कैलकुलस काम आता है। कैलकुलस इनके लिए बना है भाई, जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आपको लगता है कि ये बहुत छोटे हैं, तो बहुत छोटे जगहों पे जाके काम करता है। जैसे समझ लीजिए कि मैथ के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है कैलकुलस। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक समझ पा रहे हैं? जैसे जीव तो पूरी दुनिया में मतलब हर जगह है, लेकिन हम उन जीवों के बारे में बात करते हैं जो दिखाई देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दिखाई देने वाले ही जीव है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको आप सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। और वो है वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये क्या है? प्रोटोजोआ, ये सब के सब क्या है? सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं? नहीं, लेकिन उनमें भी जान होती है। ऐसे ही कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्या, हम ये जो नंबर्स देख रहे हैं ये सपोज कर लीजिए मैक्रोस्कोपिक है। क्या है? मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रो का मतलब होता है बड़े नंबर्स, इनको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो हमको दिखाई नहीं देते पर होते हैं, तो वहां पे कैलकुलस काम करता है। समझ पा रहे हैं? कैलकुलस कहां पे काम करेगा? कैलकुलस बहुत ही छोटे पोर्शन पे काम कर रहा होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए काम कर रहा होगा। बहुत छोटी क्वांटिटी को जोड़ना हो, बहुत छोटी क्वांटिटी को घटाना हो, बहुत छोटी क्वांटिटी को अंदर चेंज देखना हो। मेनली इसका पूरा प्रोस्पेक्ट है ना चेंज को देखना। किस चीज को देखना? चेंज को देखना। एक्चुअल में कैलकुलस ना फंक्शन के अंदर चेंज देखने के लिए आया है। अगर मैं इस पूरी बात को यहाँ से हटा दूं तो सीधा सीधा मतलब ये है कि एक्चुअल में कोई फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन के अंदर चेंज कैसा आ रहा है, तो मेरा उस फंक्शन के अंदर चेंज कैसा आ रहा है और कैसे। देखिए ये कैलकुलस क्यों बनाया गया था इसको भी मैं समझाना चाहूँगा, एक्चुअल में सबसे पहला रीजन तो यहीं पे नजर आ रहा है कि भैया बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए काम करने के लिए कोई मैथ का कोई ब्रांच बना ही नहीं था, तो कैलकुलस सबसे छोटी क्वांटिटी पे काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया fx इज इक्वल टू x² + 4 लिखा गया है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। अब मैंने लिखा कि x की जगह पे मैं 2 पुट कर दूँ, मैंने 2 पुट कर दिया,
तो क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा, और x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे मिल जाएगा 4 + 4 और ये मिल जाएगा हमको 8, है ना। यानी 2 पे जा रहा हूँ तब ये फंक्शन कितना बन गया, 8 बन गया। अच्छा अब 3 रख लेता हूँ, x बराबर 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। यानी जब मैं 2 से 3 पे पहुंचा तो क्या हो गया 13 हो गया फंक्शन। नहीं समझे, नहीं समझे सर, मतलब ऐसे ग्राफ एक ड्रॉ करूँ, यहाँ पे 2 है तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है भैया, 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 8, ऐसे बना लो। फिर 3 पे कितना हो रहा है, तो सर 3 पे हो रहा है 13, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो 2 से 3 पे जाने पे फंक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा है कितना आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेंज आ रहा है। यानी 2 से 3 पे जा रहा हूँ तो कितना चेंज आ रहा है, इतना आ रहा है। क्या ये चेंज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन पे अगर हमको बताना हो 0.00002 पे बताओ, फिर उसके बाद 0.00003 पे बताओ, तो हम बता पाएंगे, तब हम ये चेंज नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस को ये डिफाइन करता है। मेनली कैलकुलस क्या करने के लिए बना था कि भैया कोई फंक्शन के अंदर कैसे छोटा छोटा चेंज आता है उसको डिफाइन करना, है ना। सीधा सीधा मैंने जो बोला उसको याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के मैथ के लिए बना है, मैथ को डील करता है, ठीक है। कौन, कैलकुलस। और इसका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है, क्यों इसने ये छोटे लेवल पे काम किया, तो इसका कारण इसने बताया, इसने एक प्रिंसिपल बना दिया कि भैया दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा चेंज आ रहा है तो उसका कारण है बहुत छोटा चेंज। कैलकुलस का अगर प्रिंसिपल देखा जाए मेरे हिसाब से तो क्या है कि कहता है कि दुनिया के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसका सबसे प्रमुख कारण है एक छोटा चेंज। हमारी बॉडी के अंदर चेंज आया, हम छोटे से बड़े हुए। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे मम्मी पापा से पूछिए कि जब हम छोटे से बड़े हो रहे तो किस किस दिन हमारे बॉडी के अंदर चेंज आया, क्या वो बता सकते हैं, क्योंकि वो हमको रेगुलर दिख रहे हैं, वो नहीं बता सकते, है ना। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर रेगुलर बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे, और यही धीरे धीरे चेंज होते होते हम यहाँ तक पहुंचे। पहले हम इतने से थे, अब इतने हो गए। हमारे मम्मी पापा को पता भी नहीं चला, उनसे हम पूछे कि ये बताइए आज क्या चेंज आया, बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो आपको बचपन में देखा और अभी देख रहा है, तो उसको ये बड़ा चेंज नजर आ रहा होगा, हाँ पहले इतने थे अब इतने हो गए, वो बता देगा, है ना। लेकिन ये इतने से हम इतने जो हुए हैं वो एक एक दिन के चेंजेस के कारण हुए हैं, एक एक दिन हमारी बॉडी के अंदर चेंज हो रहा होगा। एक्चुअल में वो एक एक दिन में कितना चेंज हो रहा है उसको कैलकुलस डील कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो कैलकुलस उस छोटे चेंज को देख रहा है, हम मैथ के अंदर बड़े चेंजेस को पकड़ के रखते हैं। यानी हम वो व्यक्ति हैं कि जो हमसे कब मिले थे जब हम 2 साल के थे, और अब कब मिल रहे हैं 10 साल बाद, यानी 12 साल के हो गए तब हमसे मिल रहा है। तो ये 10 साल का गैप है, तो हम देख पा रहे हैं, हम चेंज बता पा रहे हैं कि हाँ पहले इतने साइज में थे, पहले तुम्हारे पास क्या पहले क्या था कि तुम्हारा चेहरा छोटा सा था, तुम क्या सही तरीके से चल नहीं पा रहे थे, तो वो बता देंगे वो। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये बताइए कि जब आपने देखा था उसके दूसरे दिन हमारे बॉडी के अंदर कितना चेंज आएगा, तो वो बता पाएंगे नहीं। तो बाकी मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है वो वही है, और कैलकुलस क्या है, ये है कि जो एक दिन का चेंज बताएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और कैलकुलस यही काम कर रहा है, छोटे चेंजेस को लेके चल रहा है, ठीक है। छोटे चेंजेस को ऐड करना, छोटे चेंजेस को सब्सट्रैक्ट करना, छोटे चेंजेस के अंदर कितना तरीके से डील हो रहा है वो सब उनकी डीलिंग ये कर रहा है। तो एक्चुअल में कैलकुलस माइक्रोस्कोपिक लेवल के मैथ को क्या कर रहा है, डील कर रहा है। क्यों जरूरत पड़ी, समझ में आ रहा है ना। ये जो फंक्शन एक्चुअल में 2 से 3 ऐसे डायरेक्ट नहीं पहुंचा होगा, एक्चुअल में फिर क्या हुआ होगा, मतलब ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुंचा होगा, 2.1 पे हम लोग गए होंगे, फिर 2.2 पे, फिर 2.3 पे, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो 3 पे पहुंचा होगा। यानी छोटे छोटे चेंजेस से हम यहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे, ये कहना चाहता हूँ मैं। ये छोटे छोटे चेंजेस के थ्रू छोटा छोटा बढ़ता गया, तो हम क्या पहुँचे हैं 13 पे। यानी 8 से 13 पे हम कैसे पहुँच गए, ऐसे पहुँच गए नहीं, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ी है ना। तो धीरे धीरे जो बढ़ी है उसी के लिए कैलकुलस बना है। कितना बढ़ रही है वही समझना है मुझे, वही कैलकुलस समझाता है कि कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, कितना वो धीरे धीरे बढ़ रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ी है वो, या वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रही है, यही कैलकुलस डील करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कैलकुलस के बारे में अवधारणाएं क्लियर हो गई है ना। कैलकुलस किस चीज़ को डील कर रहा है, क्यों आखिर कैलकुलस बनाया गया, सब क्लियर है। प्रिंसिपल क्या है इसका कि हमेशा बड़े चेंज का कारण क्या होता है, बड़े चेंज का कारण छोटा छोटा चेंज है ना। आप अपने बॉडी का एग्जांपल लिख सकते हो, हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे चेंजेस के कारण आज हम इस रूप में पहुंचे हैं, है ना। ऊपर दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है, क्लियर है? ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मेनली कैलकुलस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो मेन पार्ट हैं इसके, मेजर पार्ट। यानी कैलकुलस ने सोचा कि हमको अगर छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में डीलिंग करनी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो दो तरीके से डील करेंगे। पहला तरीका उसने बनाया डिफरेंशिएशन या डेरिवेट्स निकाल के। एक काम करते हैं, डेरिवेट्स लिखते हैं, ज़्यादा फील आएगा, ठीक है। और दूसरा इंटीग्रल, डेरिवेट्स एंड इंटीग्रल। और डेरिवेट्स निकालने का जो तरीका है, डेरिवेट्स को हिंदी में बोलते हैं अवकलज, ठीक है ना, अवकलज। और डेरिवेट्स निकालने के तरीके को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अवकलन, ठीक है ना, अवकलन। ध्यान देंगे कि कैलकुलस ने किसी भी, देखिए अभी हम मैथ में चल रहे हैं, तो मैथ में हमारे लिए ना हर एक चीज, मतलब हर एक क्या बोलते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, कोई भी एक्सप्रेशन है, तो वो मैथ के लिए एक फंक्शन है। मैथ के लिए क्या है? फंक्शन है। अब कोई भी एक्सप्रेशन हम उसको कैसे फंक्शन कहेंगे, पहले ये भी डील कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। हम बेसिक से मैथ पे उठाए हैं, हम नहीं चाहते कि हम इंटीग्रेशन तुरंत पहुंचाएं वहाँ पे टॉप गियर में, ताकि आपको सब ऊपर से निकल जाए, मतलब आपके ऊपर से निकल जाए। हम एकदम बेसिक से उठा के लेके चलेंगे। पहले आप फंक्शन जानते हैं किसको कहते हैं? फंक्शन इज अ मशीन। मैथ के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन समझते हैं ना, कोई भी आपको अगर यहाँ पे अक्षरों का समूह दे दिया है, मतलब ऐसे दे दिया गया है कि कोई भी यहाँ पे साइन दे दिया गया है, कोई भी साइन दिया है, ठीक है ना, और साइन कुछ इक्वेशन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में दिया गया। अब उस साइन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। वो साइन नंबर्स का हो सकता है, वो साइन अल्फ़ाबेट का हो सकता है कि नहीं है? तो नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, उन सबको मिला जुला के दिया हो कोई भी साइन कन्वेंशन, सीधा सीधा मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और वो कुछ इस प्रकार से है कि उसमें हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। और अगर वैल्यू पुट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। सीधा मतलब समझिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पहले ही जीवन काल में पढ़ा है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इट इज अ एक्सप्रेशंस ऑफ साइंस। बहुत सारे साइंस का क्या है? एक्सप्रेशन है। फिलहाल में आप उतने पे फोकस मत करिए, सीधा मतलब मैं समझा रहा हूँ। कोई भी ऐसा नजर आ रहा है, कैसा? जैसे मेरे सामने ऐसे लिख दिया गया साइन एक्स, साइन एक्स। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा फंक्शन। क्यों फंक्शन बोलूंगा? ध्यान से समझिएगा। फंक्शन किसको कहते हैं? तो सिंपल वे में मैंने बोला कि ना, फंक्शन क्या? एक मशीन है। आपको अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन नजर आ रहा है जिसमें आप क्या कर रहे हो? वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वैल्यू पुट कर सकते हो। दैट मीन्स उसके अंदर क्या डालोगे? इनपुट। अच्छा, मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और मशीन के बारे में जानिएगा। मशीन, कोई भी मशीन है, वो कैसे काम करती है कि अगर हम उसको इनपुट देंगे तो इनपुट देने के बाद वो क्या करेगी? प्रोसेसिंग करेगी। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आपने। तो इनपुट देंगे, फिर क्या करेगी वो? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या देती है वो? आउटपुट। तो मशीन का यही तो काम है। कोई भी मशीन लीजिए, मिक्सचर है, मिक्सर मशीन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? मसाला वगैरह डालते हैं, डाल देते हैं, यानी इनपुट दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं? आप घुमाते हैं, यानी प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? घूमने के बाद हमको मसाला मिल जाता है ना। जूसर मशीन लीजिए, तो उसमें आप आम डालेंगे, जूस बना के दे देगा। तो आपने आम डाला, वो इनपुट है, उसने प्रोसेस किया, घूमा, वो प्रोसेस हो गया, और उसके बाद क्या मिला हमको? जूस मिला। तो दैट मीन्स आउटपुट मिल गया। तो वो मशीन है ना, मशीन ऐसे ही काम करती है। गन्ने की मशीन आप देख लीजिए, गन्ने वाली जो मशीन, गन्ना पेरने वाली जो मशीन है, उसमें क्या होता है? उस मशीन में आप गन्ना ऐसे डालते हो, तो गन्ना आपने इनपुट दिया, उसने क्या किया? उसको निचोड़ा, प्रोसेसिंग की, और उसके बाद उसका क्या दे दिया? रस दे दिया, आउटपुट मिल गया। तो हर मशीन इसी पे काम करती है। कंप्यूटर भी इसी पे काम करता है। कीबोर्ड से आप क्या देते हो? इनपुट देते हो। उस कीबोर्ड के द्वारा जो इनपुट दिया गया है वो सीपीयू में जाके प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हमको मॉनिटर पे क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो हर मशीन ऐसे ही काम करती है। वैसे कोई भी फंक्शन है वो भी ऐसे ही काम करता है। फंक्शन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि भैया इसको इनपुट दोगे, इनपुट लेने के बाद ये क्या दे देगा आपको? आउटपुट। देखिए कैसे, ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स है, एक्स के यहाँ पे 0 डाल दो, तो आप क्या दे रहे हो? यहाँ पे एक्स को, इस साइन एक्स को एक इनपुट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? इनपुट। एक्स बराबर 0 इज द इनपुट। आपने क्या दिया यहाँ पे? इनपुट। अब इनपुट देने के बाद ये क्या होगा? साइन 0 होगा। ये साइन 0 अब यहाँ पे लिखूंगा, एक्स के यहाँ पे क्या डाल दूंगा? साइन 0। एक्स के यहाँ पे 0 डाल दूंगा। अब जो ही 0 डालूंगा, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद क्या मिल जाएगा? 0। तो आपने क्या दिया यहाँ पे? ये क्या है? इनपुट है, और ये क्या है? आउटपुट है।
तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि उसको इनपुट दे तो वो आउटपुट दे दे, कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हम इनपुट दें तो आउटपुट दे दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। और मैथ के अंदर हम फंक्शन को ही डील करते हैं। किसको डील करते हैं भाई, फंक्शन को डील करते हैं। एक्चुअल में मैथ किसको डील कर रहा होता है, इन फंक्शन को डील करता है। मैथ कहता है कि भाई मुझे वही तो चाहिए कि जिनमें इनपुट डालो आउटपुट मिल जाए। स्पेशली आप 11 से जो भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप मैथ उन्हीं पे लगाएंगे जो फंक्शन होगा, यानी फंक्शन का ही मैथ पढ़ेंगे आप, ठीक है। फंक्शन क्या होता है आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं x+4 क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है भाई। यहाँ पे x क्या है, एक ऐसा क्या बोलते हैं साइन है जो खाएगा, जो वैल्यू पुट करवाएगा आपसे, जो कहेगा कि हाँ मुझे वैल्यू की जरूरत है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की प्रॉपर्टी यही है भैया कि वो कांस्टेंट ढूंढते हैं, उनको कांस्टेंट चाहिए। और ये जो कांस्टेंट आप दे रहे हो ना, ये कांस्टेंट क्या है, इनपुट ही है। और ये ऐसा नहीं कि कांस्टेंट ले लेंगे तो फिर खत्म, ये वेरिएबल बदल जाते हैं कांस्टेंट में और फिर वैल्यू को ही बदल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे x को क्या दे दूँ, x को दे दूँ 2, तो 2 मैंने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया। तो ये मुझे x+4 पूरा का पूरा किस रूप में नजर आएगा भाई, 2 डालोगे तो यहाँ पे 2 होगा, 2 और 4 कितना हो गया 6। तो ये इनपुट था, ये क्या मिला आपको, आउटपुट। तो ये पूरा का पूरा क्या एक फंक्शन कहलाएगा, बिल्कुल फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन कहलाने के लिए क्या चाहिए आपको कि इनपुट डालो आउटपुट मिले। आई होप क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक। तो मैथ के अंदर हम किसको डील करते हैं, फंक्शन को, ओके। अब आपको समझ में आ गया फंक्शन। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कि मैंने बोला अभी, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं कि हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, उस फंक्शन का हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेट्स। क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेट्स। हम कोई फंक्शन ले रहे हैं उसका क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेट्स। तो उस फंक्शन का डेरिवेट्स निकालने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ओके। और उस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना, इंटीग्रल को एक्चुअल में नाम देते हैं एंटी डेरिवेट्स, एंटी डेरिवेट्स। तो उस फंक्शन का एंटी डेरिवेट्स निकालना या इंटीग्रल निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस। इंटीग्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन, ठीक है। और इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, समाकलज। ठीक है ना। हो सकता है उसका थोड़ा बहुत गलत हो, मतलब समाकलज ना हो कि वहाँ पे कुछ और डाल दे, तो हिंदी थोड़ा सा मेरा हो सकता है कि गलत हो। बाकी इंग्लिश में आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अब भाई मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, इतना बहुत तो भरोसा आपको करना पड़ेगा। एक आध दो अक्षर इधर उधर हो सकते हैं, बाकी भावनाएं मेरी गलत नहीं है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। कैलकुलस के 2 पोर्शन है, एक है डेरिवेट्स और एक है इंटीग्रल। डेरिवेट्स को निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल को निकालने का तरीका इंटीग्रेशन। लेकिन जब मैं ये बात कहूँगा तो जानते हैं आप हंसेंगे। क्यों हंसेंगे, कहेंगे सर ये डेरिवेट्स क्या होता है ये भी नहीं जानते हम, इंटीग्रल क्या होता है ये भी नहीं जानते हम, डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी नहीं जानते हम, इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी नहीं जानते हम। पहले ये समझाइए हमको, समझे। तो हमें क्या समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, समझा जाए। चलिए, एक्चुअल में हमारे पास कोई फंक्शन है। अब देखिए मैंने अभी जस्ट लिखा था ना x+4, तो फंक्शन को डिनोट करते हैं। ये क्या है, फंक्शन है, इसको मैं फंक्शन मान सकता हूँ ना। यहाँ पे x खाएगा ना, वैल्यू तो खाएगा और कुछ ना कुछ देगा, दैट मीन्स ये फंक्शन है। तो मैं इसको फंक्शन के रूप में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ये फंक्शन है। फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, f से। और किसका फंक्शन है, कौन है इसमें खाने वाला, x खाने वाला है ना, तो इसका मतलब f(x) जो खाने वाला होता है, तो उसके रूप में लिख देते हैं कि भैया फंक्शन है किसका, x का, x खाने वाला है, ठीक है। यानी ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो ये x का फंक्शन है। ध्यान देना, यहाँ पे 2 चीजें नजर आनी चाहिए। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इस f(x) को मैं क्या लिख सकता हूँ, y, क्या लिख दूंगा, y, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+4। अब y क्यों लिखा, क्योंकि ग्राफ बनाना है भाई। ग्राफ में हम लोग क्या बनाते हैं, तो इसको हम x एक्सिस मानते हैं, इसको y एक्सिस मानते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y इसलिए यहाँ पे लिया, इस f(x) को y में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि हम ग्राफ बनाने में समस्या ना हो हमको, समझ रहा है। ये एक्चुअल में क्या देगा, y देगा, ठीक है ना। y पे हम क्या रखते हैं, y पे हम डिपेंडेबल लोगों को रखते हैं, जो डिपेंड करते हैं, डिपेंडेबल।
डिपेंडेबल, और इस पे एक्स पे हमेशा किसको रखते हैं, जो इंडिपेंडेंट हो। अगर आपको पता हो तो आप लोगों ने बहुत बार ग्राफ बनाया होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, जैसे कि आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे मोशन, एक चैप्टर है मोशन। मोशन में आप ग्राफ बना रहे होंगे, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, फिर ए टी ग्राफ, ये सब बना रहे होंगे, हाँ या ना, बना रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ। और हमेशा आप जब टाइम को रख रहे होंगे ना, तो टाइम को हमेशा एक्स पे रख रहे होंगे, है ना, और वेलोसिटी को हमेशा कहाँ रख रहे होंगे, वाई पे। मतलब वाई, वेलोसिटी वाले को हमेशा कहाँ रखेंगे, वेलोसिटी है तो वाई पे रखेंगे, एक्सीलरेशन है तो वाई पे रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट है तो कहाँ पे रखेंगे, वाई पे। अब इसका कारण समझिएगा क्यों है, तो इसका कारण स्पष्ट है कि हमेशा वाई पे हम उस क्वांटिटी को रखते हैं जो क्या है, डिपेंडेबल है, जो निर्भर करती है दूसरे पे, और हमेशा एक्स पे उस क्वांटिटी को रखेंगे जो क्या है, जो क्या है, इंडिपेंडेबल है, जो किसी पे निर्भर नहीं करती है। समय एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है भैया, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। चाहे कोई फिजिकल फिनोमिना हो ना हो, लेकिन समय कभी रुकेगा नहीं। अगर आप गति कर रहे हैं तो ठीक, नहीं गति कर रहे हैं तो भी ठीक, समय नहीं रुकेगा। तो समय किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए हमने समय को कहाँ रखा है, एक्स पे रखा है। और ये वेलोसिटी किसके अनुसार चलेगी, टाइम के अनुसार। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन टी। भैया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने टाइम में, टाइम के रिस्पेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं ना। तो ये v किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे और s पे। तो एक्चुअल में ये तो डिपेंडेबल क्वांटिटी हो गई, इसीलिए मैंने y पे रखा है इसको। कई बार हम कारण नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये समझ लीजिए आप, है ना। फिजिक्स में हमेशा कभी भी, फिजिक्स छोड़िए यार, कोई भी ग्राफ बनाएंगे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को किस पे रखेंगे, एक्स पे, और डिपेंडेबल क्वांटिटी को हमेशा वाई पे, ठीक है ना। डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज करिए आप v और a का ग्राफ बना रहे हो, v और a का ग्राफ। अब v और a दोनों की बात की जाए तो किसको x पे रखोगे, किसको y पे। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तब क्या बताओगे, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का ग्राफ बना रहे हो तो आप किसको कहाँ पे रखोगे। सर वेलोसिटी भी डिपेंड करता है टाइम पे, एक्सीलरेशन भी टाइम पे डिपेंड करता है। अभी तो दोनों के दोनों टाइम पे डिपेंड करते हैं, और टाइम तो है नहीं, तो इस बार हम एक्स पे किसको रखें, एक्स पे इंडिपेंडेबल वाले को रखना है। तो इन दोनों में से देखो कि कौन ज्यादा इंडिपेंडेंट है। मतलब v और a में देखा जाए तो देखो a किस पे डिपेंड करता है, v पे। मतलब हमेशा जब भी दो क्वांटिटी देंगी तो हमेशा ये देखो कि इन दोनों में से कौन दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो a है वो किस पे डिपेंड करता है, v पे। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक समझ होगा त्वरण के बारे में, तो त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटा समय होता है। यानी त्वरण यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल। अब ये जो एक्सीलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा उस वही क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यानी एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे। यानी वी क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और एक्सीलरेशन क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो ए को कहाँ पे रखेंगे, वाई पे। क्लियर है। अब आते हैं मैथ में अपने। आई होप ग्राफ वाले भी कहानी आपको समझ में आ गई, छोटी छोटी बातें हैं, सब समझ लेंगे यहीं पे। आज कुछ ना करेंगे तो ये तो कर ही लेंगे कि अच्छा खासा इनका परिचय जान लेंगे। तो मैंने बोला कि इसी एफ ऑफ एक्स को हम ग्राफ मतलब ग्राफ बनाने में हमारे लिए मददगार हो, इसलिए हम एफ एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, वाई में। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम y लिखेंगे, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो गया है। इसमें y क्या है, डिपेंडेबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेबल है ना। हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y आते जाएगी, है ना। अब डिफरेंशिएशन क्या करता है मेनली, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का काम ये है कि जैसे आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे आप एक सीरीज बना लो। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, x की जो वैल्यू डालोगे y में वैसे वैसे चेंज जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे x यहाँ पे y। मैंने x की वैल्यू क्या डाल दी, 0, तो 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4। फिर अगले केस में x की वैल्यू कितनी डाल दी, 1, तो 1 डाला तो कितना हो जाएगा 5, 2 डाला तो कितना हो जाएगा 6, 3 डाला तो फिर 7 आ गया। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, फटाफट देखेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आप वैल्यू यहाँ पे बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ले जाइएगा। और यहाँ पे क्या है 0, इधर 1 2 3 4 5, ऐसे कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7।
अब देखिएगा क्या बोला गया था कि x 0 है, जब तो ये x 0 है तो y कितना है 4 है, तो ये रहा y पे 4 है ना। अगले केस में x 1 है तो y कितना है 5 है, तो इसके सामने मिला दो, ग्राफ तो बनाने आता ही है, बिल्कुल बनाने आता है सर। फिर x 2 है तो x 2 है तो फिर कितना आ रहा है, y की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अगर x क्या है 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे मान लेता हूँ 7। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला दो, बन गया ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ जो आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, यही है आपका मेन, यही मेन है। ये एक्चुअल में y और x के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि x बढ़ रहा है या x में अगर चेंजेस ला रहा हूं तो किस तरह y में चेंज आ रहा है ना। यानी मेरा फंक्शन किस तरीके से चल रहा है ये लाइन बता रही है। ये बता रही है कि जब मैं 0 पे था तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना था 4, जब मैं 1 पे पहुंचा तो 5 हो गया, जब मैं 2 पे पहुंचा तो फिर 6 हो गया, फिर 3 पे पहुंचा तो 7 हो गया, ऐसे चल रहा है। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। यानी एक्चुअल में चेंजेस दिखा रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे उधर उधर भी बढ़ रहा है। इस चीज को ऐसे फील करिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे मेरे बॉडी के अंदर चेंज आ रहा था, तो समय के अनुसार मेरी बॉडी में क्या आ रहा था, चेंज। समय के रिस्पेक्ट में ही तो आ रहा था, समय के रिस्पेक्ट में मेरे बॉडी में चेंज आ रहा था। एक दिन में इतना चेंज आया होगा, 10 साल में इतना चेंज आया, तो चेंज कैसे आ रहा है, ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे बॉडी में चेंज। अब चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे समय और यहाँ पे बॉडी में चेंज, ये वही है और कुछ नहीं है। एक्चुअल में ग्राफ पे आप क्या देखते हो, चेंज देख रहे हो। ये बता रहा है कि देखो कैसे कैसे समय बढ़ रहा है, कैसे कैसे बॉडी में चेंज आ रहा है, ठीक। अब मैं अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करूं तो, कि जब बहुत छोटी कण, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंच गया ना मैं कितने देर में, मतलब 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक के बीच में मेरे अंदर कितना चेंज आ गया, 4 से लेके मैं कितने पे पहुंच गया हूं, 7 पे, है ना। तो इस 4 से लेके 7 पे मैं जब पहुंचा हूं तो किस स्पीड से ये काम कर रहा होगा, यानी किस तरीके से चल रहा होगा, किस तरीके से x के रिस्पेक्ट में ये बढ़ रहा है, उसको देखना, वो भी छोटे लेवल पे। नहीं समझे सर, नहीं बिल्कुल नहीं समझे। 3 साल में ऐसे समझ लो, 3 साल में कितना चेंज आ चुका है मेरे में, कितना परसेंट, सपोज कर लो 4 से मैं 7 हो चुका हूँ ना, तो कितना परसेंट चेंज आ गया है मेरे में, लगभग इतना चेंज आ गया है। इतना चेंज मतलब सर ऐसे 4 से 7 हो चुका हूँ मैं, है ना। यानी 3 साल हुआ, 3 साल में मैं 4 साल से 7 साल का हो गया हूँ, मेरे बॉडी के अंदर इतना चेंज आ चुका है। अब हमसे कोई पूछे ये बताओ सबसे छोटा चेंज क्या था, यानी ये जो पूरा ये तो बड़ा चेंज है कि तुम 4 से क्या हो चुके हो, 7 में हो चुके हो, या चौथी क्लास से तुम 7वीं क्लास में आ गए हो, तो उसके बीच में बहुत सारे फेज आए होंगे, है ना। यानी तुम पहले चौथी क्लास में थे, अब कितने कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, 7th क्लास में। लेकिन ये छोटे छोटे क्लासेस तुम आगे ड्रॉप किए होगे ना, 4 से 5 में गए होगे, 5 से 6 में, 6 से फिर तब तुम 7 में आए हो ना, उसके बीच में बहुत सारे इवेंट हुए हैं। तो सबसे छोटा चेंज क्या था, उस छोटे चेंज को निकालना ही डेरिवेट्स कहलाता है। समझ में आया, उस छोटे चेंज को निकालना ही क्या कहलाता है, डेरिवेट्स। यानी ये क्या करेगा, इस पूरे समय काल को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देगा, तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, और तब दिखाएगा, कहेगा कि देखो ये रहा ये चेंज, इतना इतना चेंज हमेशा होते आया है, तब जाके इतना बड़ा चेंज आया है। कौन, डेरिवेट्स। डेरिवेट्स क्या दिखाता है कि किसी फंक्शन के अंदर वो सबसे छोटा चेंज क्या है जिसके कारण इतना बड़ा चेंज आया है। डेरिवेट्स क्या दिखाता है, सबसे छोटा चेंज क्या था, सबसे छोटा चेंज क्या होगा जिससे बड़ा चेंज आएगा, बड़ा चेंज आएगा, ये बताता है, ठीक है। तो एक्चुअल में तोड़ने का काम करता है, डेरिवेट्स क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। लिख दो, फंक्शन को तोड़ने, मतलब पहले ये लिखा, ये समझ में आ गया, सबसे छोटा चेंज क्या होगा जिससे बड़ा चेंज आएगा, तो ये सबसे छोटे चेंज को दिखाएगा। डेरिवेट्स क्या दिखाएगा, इस फंक्शन का सबसे छोटा चेंज। अगर मैं इस फंक्शन का क्या निकाल रहा हूँ, डेरिवेट्स, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब जब मैं डालूंगा वैल्यू चेंज होती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो सबसे छोटा चेंज क्या होगा वो इस, तो यहां से डेरिवेट्स क्या बताएगा, गिवन फंक्शन का स्मॉलेस्ट चेंज, क्या ये बात समझ में आ गई।
यानी ये पूरे बड़े चेंज को छोटे चेंज में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब अगेन समझिएगा, अगेन डेरिवेटिव्स क्या दिखा रहा है कि गिवन जो ये फंक्शन दिया गया है इसका सबसे स्मॉलेस्ट चेंज, तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन बड़े चेंज को तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे में, तब जाके मुझे डेरिवेटिव मिलेगा, है ना। मतलब मैं ये पूरा बड़ा चेंज है, यहाँ से लेके यहाँ 4 से लेके 7 तक पहुंचा, इतना बड़ा चेंज आया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना है, तोड़ना। यही डिफरेंशिएशन है भैया, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा नहीं, अब लिखूंगा कि डिफरेंशिएशन क्या करता है, ये काम करवाता है। सबसे छोटा चेंज निकालोगे कैसे, बड़े चेंज को छोटे छोटे में तोड़ दो। तो डिफरेंशिएशन का मतलब बड़े चेंज को छोटे छोटे चेंजेस में तोड़ना। तो डेरिवेटिव्स निकालने का मतलब क्या है, मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा, मुझे छोटा चेंज मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि बड़े चेंज को छोटे छोटे चेंजेस में तोड़ना, ये काम है, ये प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ये बहुत मज़ेदार है। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, समझ में आ गया। किसी भी फंक्शन के अंदर जो पूरा ओवरऑल चेंज है उसको छोटे छोटे चेंजेस में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, अब मैं अगर सपोज करूँ कि मैं इस फंक्शन का क्या कर दूँ, डिफरेंशिएशन कर दूँ, क्या कर दूँ, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या कर देगा ये डिफरेंशिएशन, इसको सबसे छोटे चेंज में कन्वर्ट कर देगा, इन छोटे छोटे चेंजेस में तोड़ देगा। और वो जो सबसे छोटा चेंज क्या होगा, छोटा चेंज होगा, वही क्या होगा, डेरिवेटिव्स होगा। समझ में आ गया कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शन का सबसे छोटा चेंज निकालता है। ठीक है, सबसे छोटा चेंज, क्लियर है। और निकालने के लिए वो किसकी जरूरत लेता है, किसका हेल्प लेता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स बताता है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, याद रखेंगे, और डेरिवेटिव्स इज द स्मॉलेस्ट चेंज। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, बड़े चेंज को छोटे छोटे चेंज में तोड़ के एकदम छोटा चेंज ला दिया जाएगा डिफरेंशिएशन के द्वारा। और वो जो आया है वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव्स कहलाएगा गिवन फंक्शन का। क्लियर है, सब मिला दिया गया, समझ में आ गया, खत्म, यही था डिफरेंशिएशन। अब आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या है, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव्स, उल्टा है उसका। तुमने तोड़ दिया, अब जोड़ना है। यानी तुम्हारे सामने क्या दे दिया है भैया, एक फंक्शन को एकदम तोड़ के दे दिया गया कि ये फंक्शन है, देखो ये फंक्शन का सबसे छोटा चेंज है, तो अगर ये छोटे छोटे चेंज मिलेंगे तो फिर बड़ा वाला चेंज क्या होगा बता सकते हो, तो बड़ा चेंज निकाल के दे देगा कौन, एंटी डेरिवेटिव्स। उल्टा है, देखो लिख दिया गया ना एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी मतलब उल्टा, डेरिवेटिव्स मतलब डेरिवेटिव्स का उल्टा, और डेरिवेटिव्स मतलब अवकलज होता है भाई, और डेरिवेटिव्स मतलब सबसे छोटा चेंज। समझ में आ रहा है, तो सबसे छोटे चेंज का उल्टा बड़ा चेंज। अब वो कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन क्या करेगा, छोटे छोटे चेंजेस को जोड़ देगा। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, पहले स्लाइड मिटाऊं फिर और कुछ एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, तो अगेन लिखेंगे कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर 2 ब्रांचेस, एक है डेरिवेटिव्स निकालने का और एक है इंटीग्रल निकालने का। इंटीग्रल, इसको पकड़िए, इसमें इंक थोड़ा फिल करिए। तो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल इसमें भी फिल करिए। अब डेरिवेटिव से क्या पता चलेगा कि फंक्शन का, इस फंक्शन में होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट चेंज। अरे भैया सबसे लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉलेस्ट बस लिख दीजिए, हो गया स्मॉलेस्ट चेंज। ठीक, किसके द्वारा, डिफरेंशिएशन के द्वारा, बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या करेगा, बड़े चेंज को छोटे चेंज में कन्वर्ट कर देगा। छोटे छोटे चेंजेस, छोटे मतलब स्मॉलेस्ट चेंजेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है। इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल इसका उल्टा होता है। इंटीग्रल का नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स। इसका नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स। इसको याद रखिएगा, ये डेरिवेटिव्स का उल्टा होता है।
मतलब आप किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेट्स निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, इसका मतलब जैसे ये डेरिवेट्स क्या करता है कि फंक्शन में छोटे चेंजेस को क्या करता है, डिफाइन करता है ना। ये क्या पता करता है कि फंक्शन का जो सबसे छोटा चेंज होने वाला है वो क्या है। ये क्या करेगा, उन छोटे छोटे चेंजेस को पकड़ के बड़े चेंज में कन्वर्ट कर देगा, है ना। यानी ये क्या करेगा, फंक्शन के छोटे चेंज के द्वारा बड़े चेंज को प्राप्त करेगा। बड़े चेंज छोटे चेंज के द्वारा बड़े चेंज, या इसको बोल सकते हैं रिकॉग्नाइजेबल, ओहो आज क्या हो गया है, चेंजेस को बताता है। किसके द्वारा ये पता किया जा सकता है, तो इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करेगा, इंटीग्रेशन बता सकते हैं, बिल्कुल छोटे चेंजेस को, यानी छोटे छोटे मतलब स्मॉलेस्ट जो चेंजेस हैं एक फंक्शन के, स्मॉलेस्ट चेंजेस को या छोटे छोटे चेंजेस को जोड़कर बड़ा चेंज बताना। ठीक है, ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन। ओके, ये है इंटीग्रेशन। इंटीग्रल को समाकलज कहेंगे, ये भी लिख लीजिएगा, और इसको बोलेंगे अवकलज। अवकलज। अब एक बार एक लाइन में अगर हमको बोलना हो तो क्या करेंगे, तो भैया डेरिवेट्स क्या करता है या डिफरेंशिएशन क्या करता है, फंक्शन को छोटे छोटे चेंजेस में तोड़ देता है, यानी छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ता है। यानी डिफरेंशिएशन का काम है तोड़ना, डिफरेंशिएशन का काम क्या है, तोड़ना, और इंटीग्रेशन का काम क्या है, जोड़ना। बस एक लाइन में एक शब्द में आप यही बोलेंगे, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। ओके, अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अगेन पढ़ेंगे, मजा आएगा। ओके, इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी मजा आएगा। तो इस मजा को लेने के लिए तैयार रहिए और देखते जाइए। ओके, इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम अगेन बात कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।